विषय है तथ्य संकलन के स्रोत एवं प्रकार। अनुसंधान का जो चरण मैंने आपको बताए थे पहले, उस चरण में सबसे पहले क्या आता है? समस्या का चुनाव। फिर उसके बाद आता है प्राकल्पना का निर्माण। फिर उसके बाद जो तीसरा चरण है तथ्य संकलन के स्रोत एवं प्रकार। अब तथ्य मतलब आंकड़े, सामग्री, जिससे अध्ययन से संबंधित जो सामग्री एकत्र की जाती है वो तथ्य होते हैं, या प्रमाणिकता, जिन तथ्यों को प्रमाणिक होते हैं, अध्ययनकर्ता जिन्हें संकलित करता है। तथ्य संकलन के कई स्रोत हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। तथ्यों के प्रकार, प्राथमिक प्रकार तथ्यों के और द्वितीयक प्रकार। फिर इसके बाद है प्राथमिक प्रकार, प्राथमिक स्रोतों से एकत्र किए जाते हैं, और द्वितीयक प्रकार जो है उसके लिए द्वितीयक स्रोत होते हैं। अब इसके लिए एक मैं उदाहरण देती हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे कोई छात्र किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश करता है, तो उसका लक्ष्य क्या है? प्रवेश करना शिक्षण संस्था में। तो उस संस्था से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है, जैसे आवेदन पत्र कहाँ, कब, कैसे मिलेंगे, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, उसकी फ़ीस क्या होगी, न्यूनतम प्राप्तांक क्या होंगे, छात्रावास सुविधा है या नहीं, संस्था में कौन कौन से विषय हैं और किस प्रकार की पढ़ाई होती है, समाज में उसकी क्या प्रतिष्ठा है। इस तरीके की इस सूचनाएं एकत्र करना तथ्य कहलाता है। अब तथ्य सूचनाएं और ये तथ्य जो होते हैं उन्हें एकत्र करने के विभिन्न स्रोत बताए गए हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। अब आता है सबसे पहले हम प्राथमिक स्रोत पे। प्राथमिक स्रोत भी यहाँ दो प्रकार के बताए गए हैं, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जिन्हें शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता स्वयं संकलित करता है, स्वयं एकत्र करता है प्रत्यक्ष रूप से प्रथम बार। प्रत्यक्ष स्रोत को अवलोकन, साक्षात्कार और अनुसूची में बांटा गया है। अब अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची क्या होता है, इसे मैं आपको संक्षिप्त में समझा देती हूँ, आगे इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अवलोकन क्या है? अवलोकन ऑब्जर्वेशन, यानी शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता किसी घटना या समस्या से संबंधित क्षेत्र में जाकर स्वयं प्रथम बार सूचनाओं को निष्पक्ष तरीके से एकत्र करता है। अब अवलोकन जो है वो भी तीन प्रकार का होता है, सहभागिक अवलोकन, असहभागिक अवलोकन और अर्ध सहभागिक अवलोकन। सहभागी अवलोकन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, समूह का सक्रिय सदस्य बनकर समूह में घुल मिलकर सूचनाओं का संकलन करना। असहभागी अवलोकन होता है जिसमें अध्ययनकर्ता जो है समूह का सक्रिय सदस्य नहीं बनता, घुलता मिलता नहीं है, एक विद्वान और वैज्ञानिक तटस्थ दृष्टा की भांति केवल समूह का बाहर से अवलोकन करता है और जो सूचनाएं उसके लिए आवश्यक होती हैं उनका संकलन करता है। अर्ध सहभागी अवलोकन के अंतर्गत अध्ययनकर्ता समूह का सक्रिय सदस्य तो नहीं बनता, लेकिन समय समय पर विभिन्न अवसरों, त्योहार के मौके पर उस समूह में जाकर लोगों से मिलता है और विशेष रूप से सूचनाओं का संकलन करता है। यानी विशेष अवसर पर तो समूह का सहभागी सदस्य बनता है और सामान्य रूप से एक तटस्थ दृष्टा या असहभागी होकर तथ्यों का संकलन करता है। तो ये तो है अवलोकन। साक्षात्कार आप सभी जानते हैं, मतलब इंटरव्यू में क्या होता है? परस्पर आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप जो होता है, इसमें उत्तरदाता और प्रश्नकर्ता दोनों आमने सामने की उपस्थिति में होते हैं। साक्षात्कार किसी विशेष समस्या, विषय या प्रघटना के संबंध में अगर विस्तृत और गहन जानकारी अगर हमें लेनी है तो हमें संबंधित व्यक्ति से, संस्था से या किसी विशिष्ट विद्वान से उसके संबंध में गहन जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उत्तर प्राप्त करते हैं। यही साक्षात्कार होता है। इससे अगला है अनुसूची। अनुसूची एक प्रश्नों की सूची होती है, इसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए अध्ययनकर्ता एक अनुसूची अपने पास रखता है
और संबंधित उत्तरदाता से वही प्रश्न पूछता है जो अनुसूची में सूचीबद्ध होते हैं। साक्षात्कार की जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान भी अध्ययनकर्ता अनुसूची का प्रयोग कर सकता है। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रश्न उत्तरदाता से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और जो उत्तर प्रत्युत्तर में हमें प्राप्त होते हैं उनको लेखबद्ध कर लेते हैं। तो ये अनुसूची होती है। जैसे आपने कभी ध्यान दिया होगा, कोई सर्वे करने आता है, किसी के पास क्वेश्चन शीट होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे सर्वे होते हैं समय समय पर। तो उसमें एक अगर पेपर पे कोई सवाल कोई प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भी उसी पेपर पर होता है, वो अनुसूची होती है। जैसे जनगणना का सर्वे होता है, उस दौरान जो जनगणना सर्वे करने आते हैं उनके पास में प्रश्न की एक सूची होती है, तो उसे हम अनुसूची ही कहते हैं। उसमें जैसे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, उसके फैमिली मेम्बर्स के बारे में, उसके एजुकेशन लेवल के बारे में और उसका सामान्य जीवन स्तर क्या है, कितने लोग सरकारी कर्मचारी हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, इस तरीके के सारे प्रश्न होते हैं और उनका उत्तर हम किसी व्यक्ति से प्राप्त करते हैं। तो ये सब अनुसूची होती है। अनुसूची फील्ड सर्वे के लिए एक महत्वपूर्ण सूची है। अब ये तो है तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत में प्रत्यक्ष स्रोत, जिसमें अध्ययनकर्ता स्वयं प्रत्यक्ष उपस्थिति दर्ज कराता है। उत्तरदाता की भी उपस्थिति होती है और अध्ययनकर्ता की भी उपस्थिति होती है। अप्रत्यक्ष स्रोतों के भी विभिन्न भाग हैं, जिसमें प्रश्नावली है, टेलीफोनिक इंटरव्यू यानी दूरभाष साक्षात्कार और आकाशवाणी या टेलीविज़न। तो प्रश्नावली, अनुसूची जो है वो अनुसूची और प्रश्नावली दोनों सेम है, लेकिन इसमें अंतर ये है, प्रश्नावली उत्तरदाता के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, जबकि अनुसूची प्रश्नकर्ता स्वयं भरता है और प्रश्नावली उत्तरदाता द्वारा भरी जाती है। यानी प्रश्नावली डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नों की एक सूची होती है। विस्तृत, गहन और गुप्त सूचना या दूरस्थ बैठे किसी व्यक्ति से अगर हमें कोई सूचना प्राप्त करनी है सर्वे के दौरान, किसी प्रघटना के दौरान, तो हमें प्रश्नावली सर्वोत्तम समय और श्रम की बचत भी करती है। एक अप्रत्यक्ष स्रोत है सूचना संकलन का, लेकिन इसकी पहली शर्त है कि सूचना दाता जो है वो शिक्षित होना चाहिए। वो शिक्षित नहीं होगा तो वो प्रश्नावली नहीं भर सकता और हमें वो प्राप्त नहीं हो सकती है। अगला है टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब टेलीफोनिक इंटरव्यू जो है, इसका नाम से स्पष्ट है, टेलीफोनिक इंटरव्यू दूरभाष साक्षात्कार। दूरभाष साक्षात्कार के अंतर्गत शोधकर्ता दूरभाष के द्वारा सूचनादाता से साक्षात्कार करता है और प्रश्न पूछकर सूचनाएं एकत्र करता है। इसमें उन्हीं सूचनादाताओं से सामग्री, अध्ययन सामग्री या सूचनाएं एकत्र करना संभव है जो दूरभाष पर उपलब्ध हो सकती हैं। इसमें भी समय और श्रम की काफ़ी बचत होती है। सूचनादाता इसमें निसंकोच अपनी जानकारियाँ देता है, क्योंकि इसमें शोधकर्ता और सूचनादाता एक दूसरे को देखते नहीं हैं। उसका लाभ भी है और हानि भी है कि सूचनादाता बिना किसी संकोच के प्रश्नों का उत्तर देता है। हानि ये है कि सूचनादाता के चेहरे को शोधकर्ता उसके हाव भाव को, उसकी गतिविधियों को पहचान नहीं पाते हैं कि उत्तर झूठ भी हो सकते हैं, उसके द्वारा दिए गए उत्तर, और सही भी हो सकते हैं। तो इसका अनुमान लगाना थोड़ा कठिन होता है। इससे अगला है आकाशवाणी या टेलीविज़न। टेलीविज़न भी तथ्य संकलन का एक सामान्य उपकरण है। इसके द्वारा आकाशवाणी द्वारा श्रोताओं से विषय के संबंध में विचार, सूचनाएं, प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने के लिए कहा जाता है और वो व्यक्त करते हैं और उसके आधार पर हम अपना निष्कर्ष या अपने काम की सूचनाएं एकत्र कर लेते हैं। इस साधन के माध्यम से एक विस्तृत क्षेत्र में फैले सूचनादाताओं से हम संपर्क स्थापित करके सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है तथ्यों के द्वितीयक स्रोत।
द्वितीयक स्रोत में व्यक्तिगत प्रलेख हैं, सार्वजनिक प्रलेख हैं। व्यक्तिगत प्रलेख को पत्र, संस्मरण, डायरी, जीवन इतिहास, यात्रा वृत्तांत इत्यादि के माध्यम से व्यक्त किया गया है। सार्वजनिक प्रलेख जो होते हैं वो दो प्रकार के बताए गए हैं, प्रकाशित और अप्रकाशित। अब सार्वजनिक प्रलेख के प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोतों में भी प्रकाशित के अंतर्गत कोई अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत प्रकाशन जो जनरल प्रकाशित होते हैं, जो शोध करता है वो, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संगोष्ठी जो होती है उसका निष्कर्ष और उसका प्रकाशन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं पर समय समय पर जो समसामयिक घटनाओं के आंकड़े और सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। व्यावसायिक संस्थाएं व परिषदों का प्रकाशन, इस तरीके के प्रकाशित सामग्री आती है। अप्रकाशित सामग्री के अंतर्गत अभिलेख हैं, पांडुलिपि हैं, शोधकर्ता का प्रतिवेदन है, अप्रकाशित स्रोत हैं, विभिन्न प्रकार के लोक साहित्य, लोक भाषा में लिखे साहित्य, वे सब, अलिखित साहित्य, संस्कृति, गीत, शिलालेख, जिनके बारे में अभी थोड़ा सा ज्ञान, ज़्यादा गहन ज्ञान नहीं है लोगों को शिलालेखों का। इस तरीके की चीज़ों से भी हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, ऐतिहासिक समसामयिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो ये भी हमारे लिए सूचना संकलन का द्वितीयक स्रोत है। अब द्वितीयक स्रोत इसलिए कहा गया है इन्हें क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता की स्वयं की उपस्थिति नहीं होती, स्वयं प्रथम बार सूचनाएं एकत्र नहीं करता। ये सूचनाएं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्र की हुई होती हैं, उन्हें केवल हम अपने शोध और अध्ययन के दौरान काम में लेते हैं। जैसे किसी प्रघटना के संबंध में पूर्व इतिहास और साहित्य का अध्ययन करना, ये सब द्वितीयक स्रोत है, और इससे जो हमें महत्वपूर्ण जो सूचनाएं होती है हमारे लिए, उनका हम संकलन कर लेते हैं, एकत्रीकरण कर लेते हैं। तो इस प्रकार तथ्य संकलन के ये विभिन्न स्रोत और प्रकार हैं, इनका हम विस्तृत अध्ययन भी करेंगे आगे जाके।